नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं 12 फरवरी की डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन होगा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कितने जज हैं? यानी कि 10 लाख की आबादी पर कितने जज काम कर रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। और इसके मुताबिक जो आंकड़ा आता है वो है 21 का, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के मुताबिक प्रति 10 लाख की आबादी में करीब 21 न्यायाधीश हैं। राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी वर्ष में प्रति 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या गिनने के लिए मंत्रालय का कानून विभाग 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अधीनस्थ अदालतों में उस साल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करता है। किरण रिजिजू ने यह भी बताया कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के मुताबिक न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 21.03। ये एवरेज है, यहाँ पर इसको लगभग 21 माना गया है। ठीक है, मतलब 10 लाख की आबादी पर 21 जज हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34 है। जबकि जो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, उसमें जो स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की कितनी है? 1098 है। दोनों आंकड़े याद रखिएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 898 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही हैं। ठीक है, तो याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट में कुल जो स्वीकृत जज हैं उनकी संख्या 34 है। 25 हाई कोर्ट में कुल स्वीकृत जज कितने हैं? 1098 हैं। फास्ट ट्रैक अदालतें कितनी काम कर रही हैं? 898। और ये भी याद रखना कि त्वरित न्याय प्रदान करने की मांग करते हुए 14वें वित्त आयोग ने 2015 से 2020 के दौरान 1800 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की सिफारिश की थी और राज्य सरकारों से जघन्य अपराधों, नागरिक मामलों से संबंधित विशिष्ट प्रकृति के मामलों से निपटने का आग्रह किया था। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों आदि और संपत्ति से संबंधित 5 साल से ऊपर के लंबित मामलों की यहाँ पर सुनवाई की जाती है। तो यह एक डिटेल न्यूज़ थी आप लोगों के लिए और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट प्रतिवर्ष डेमोक्रेसी इंडेक्स को जारी करता है। तो अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स जो जारी हुई है 2021 के लिए, इसके मुताबिक दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश माना गया है नॉर्वे। अब यहाँ पर जो टॉप 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं जहाँ पर सबसे अधिक लोकतंत्र है, उसमें पहले स्थान पर नॉर्वे आता है, दूसरे स्थान पर आता है न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर आता है फिनलैंड, फिर आता है स्वीडन और फिर आता है आइसलैंड। तो ये जो श्रेणी है ये दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज की है जहाँ पर सबसे अधिक लोकतंत्र मौजूद है, सबसे अधिक लोकतांत्रिक देश हैं ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में जो कि जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो इसमें जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ बॉटम में जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, यानी कि बॉटम 5 जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है। तो 163वें स्थान पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसके बाद नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग उन वाला, उसके बाद म्यांमार और लास्ट में आता है अफगानिस्तान। यानी कि जहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है वो देश है अफगानिस्तान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कांगो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये 10 देशों की सूची आप याद रखिएगा। बात करते हैं EIU के बारे में, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में, भारत की आज़ादी से 1 साल पहले। मनी कंट्रोल पॉलिसी कमेटी, जिसको कहते हैं मौद्रिक नीति समिति, ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा है? हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने
मनी कंट्रोल पॉलिसी कमेटी की जो समीक्षा रिपोर्ट है उसको सामने रखा है और उसमें यह बताया गया है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट कितना है तो 4% है, यानी कि विकल्प ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। और जो रिवर्स रेपो रेट है ये कितना है 3.35%। 2022-23 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर होगी वो 7.8% होगी। खुदरा महंगाई दर 4.5% रहेगी। ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। दोस्तों याद रखना कि शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। किस समिति की अनुशंसा पर तो यंग हिल्टन कमेटी बनाई गई थी, उसी की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसको राष्ट्रीयकृत कब किया गया था 1 जनवरी सन 1949 को। ये भी याद रखना 1 जनवरी सन 1949 को रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। हाल ही में मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं तो फ्रेंड्स ये हैं कौन, अमिताभ बच्चन। तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेडी बडी भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्मों में से एक है। हाल ही में अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मेडी बडी पूरे भारत में अपनी पहुंच को और बढ़ाने पर विचार कर रहा है। चर्चा में रहे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नीरज चोपड़ा गोल्ड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दिशा पटानी को हाल ही में बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। राजकुमार राव को रिन्यू बाई, एक कंपनी है रिन्यू बाई, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मिताली राज जैकब क्रिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। हाल ही में किस राज्य में कंचोथ पर्व मनाया गया? कंचोथ पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। बिल्कुल करवा चौथ की तरह यह त्यौहार होता है जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। तो सही जवाब इसका है जम्मू कश्मीर कंचोथ। और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ता है, प्राचीन त्यौहार कंचोथ मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। 3 दिन चलता है यह त्यौहार। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर का वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यानी कि यूनियन टेरेटरी के रूप में निर्माण किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर में कुल जिले हैं 20, विधानसभा में सीटें हैं 114, लोकसभा सीटें कितनी हैं 5, राज्यसभा में 4 सीटें हैं। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में तुरग्या महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। गस्टर महोत्सव, इसको गुस्तर भी कहते हैं, यह महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख में। हैदराबाद साहित्य महोत्सव मनाया गया हैदराबाद में। कचाई लेमन महोत्सव मनाया गया था मणिपुर में। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? सोशल अल्फा एक कंपनी है, तो किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केरल ने। केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है। सोशल अल्फा की एनर्जी लैब के CEIIC यानी कि क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ यह समझौता किया गया है। केंद्र सरकार ने केरला डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी काउंसिल और ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के माध्यम से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं केरल के बारे में, तो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। कुल जिले कितने हैं? 14, विधानसभा में सीटें 141, लोकसभा में सीटें 20, राज्यसभा में सीटें 9 हैं। और मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा केरल, ठीक है, यानी कि भारत में बिल्कुल नीचे आपको मिलता है। और यहाँ पर वेपनाडु कायल नाम की एक झील है जो कि अक्सर चर्चा में रहती है। नेशनल पार्क में अनामुडी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर किसी राष्ट्रीय उद्यान के नाम में 16 शब्द जुड़ा हुआ है तो याद रखना कि उसका संबंध केरल से है। 2 दर्रे मुख्य रूप से जाने जाते हैं, पलक्कड़ गैप और थामारासेरी। 2 नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम, जो कि बहुत ही मशहूर हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं।
वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम केयर्स फंड का कोष कितने गुना बढ़ा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3 गुना। तो 2020-21 में पीएम केयर्स फंड का कोष 3 गुना तक बढ़ गया है। नवीनतम ऑडिट के मुताबिक फंड से 2020-21 में कुल 3,976.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 31 मार्च 2021 तक फंड में कुल मिला के 7,013.99 करोड़ रुपए बाकी हैं। सबसे ज़्यादा राशि कोविड-19 वैक्सीन की 6.6 करोड़ डोज खरीदने पर खर्च हुई है। पीएम केयर्स फंड एक समर्पित राष्ट्रीय कोष है जिसकी स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई। हाल ही में कर्नाटक ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किस एमएनसी के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ समझौता किया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमेजन इंडिया के साथ। तो कर्नाटक राज्य ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के साथ अमेजन इंडिया में एग्रीमेंट साइन किया है। अमेजन इंडिया अपने मंच में संजीवनी KSR-LPS लॉन्च करेगी। KSR-LPS हजारों ग्रामीण महिला उद्यमियों को ट्रेंड करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए सहेली कार्यक्रम के लाभों का विस्तार करेगी। कार्यक्रम का नाम है सहेली, और अपने उत्पादों के जरिए व्यापक बाजार ऑनलाइन पहुंच को सुनिश्चित भी करेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, नॉलेजफुल लग रहा है, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। और इस वर्ष 2022 में विश्व दलहन दिवस की थीम है पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। और इसका आयोजन करता है प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन। 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। 2050 तक संयुक्त राष्ट्र का दलहन खेती को दोगुना करने का लक्ष्य है। फरवरी में मनाए गए जो अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके नाम: 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को मनाया गया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में किस विभाग ने ओलंपिक बुलेयार्ड यानी कि ओलंपिक वीथी का निर्माण किया है? अब यहाँ पर ओलंपिक वीथी को समझ लीजिए। आपने देखा होगा जब आप दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में चलते होंगे तो सड़कों के किनारे बहुत लंबी दीवारें बनी रहती हैं, वॉल बनती है। उस वॉल पर कुछ चित्र उकेरे रहते हैं, उन्हें वीथी कहा जाता है, बुलेयार्ड कहा जाता है। तो ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में लगभग 1 किलोमीटर तक की ओलंपिक बुलेयार्ड को लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर दिखाया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये तस्वीरें, और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2021 में यानी कि टोक्यो ओलंपिक के सम्मान में भारत की सफलता का जश्न मनाने के लिए PWD नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, PV सिंधु और अन्य ऐसे ही ओलंपिक चैंपियंस को स्ट्रेच समर्पित करेगा। 1 किलोमीटर लंबे इस हिस्से का नाम ओलंपिक वीथी या ओलंपिक बुलेयार्ड रखा जाएगा। स्पोर्ट्स थीम वाला स्टेज अपनी तरह का यह पहला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा महत्वाकांक्षी सड़कों के निर्माण की परियोजना के हिस्से के रूप में इसका पुनर्विकास और पुनः डिजाइन किया गया है। स्टेज की अनुमानित लंबाई 900 मीटर है, मतलब लगभग 1 किलोमीटर। इसे मुकुंदपुर चौक से मॉडल टाउन के पास MCD कॉलोनी तक फैले रोड नंबर 51 पर पुनर्विकास किया जाएगा। तो ये नज़ारा आप यहीं पर देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे औरों के बीच शेयर आप जरूर कीजिएगा। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 वर्ष बाद फिर से फ्रेंच ओपन 2021 जीता? उत्तर था नोवाक जोकोविच। और अब आज का प्रश्न बताइए कि IPL फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का नाम क्या रखा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IPL 2022 में कुल मिला के 10 टीमें रहेंगी। 2 नई टीमों का आगाज हुआ है। एक फ्रेंचाइजी अहमदाबाद है, दूसरी लखनऊ की टीम है। दोनों के नाम आप जानते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन आपको बताना है कि IPL फ्रेंचाइजी अहमदाबाद की टीम का नाम क्या होगा। तो ये हैं आपके ऑप्शन।
अगर वीडियो पसंद आया तो पुनः आपसे करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।